हेलो दोस्तों, प्रतिभा सेतु चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका यूपी टेट का परीक्षा अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, जिसके लिए आपके पास अब पर्याप्त समय नहीं बचा है। तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, सवालों को आप सॉल्व कीजिए जो प्रीवियस ईयर आए हैं, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी क्रम में अगर आप पीवाईक्यू को डिस्कस करना चाहते हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर यूपी टेट का ईवीएस हो या सीडीपी हो, उसके सारे पीवाईक्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसका 1 बाय 1 आप देखेंगे। हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें अभी तक हम लोगों ने यूपी टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 9 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 10 कवर करेंगे और इस वीडियो का टारगेट रहेगा जो 2019 में आपका सीडीपी का पेपर हुआ था, 2019 में जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसके सीडीपी वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 9 में हमने इसके 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बचे हुए 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसके एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन फंस सके और आपके आने वाले यूपी टेट के एग्जाम में उससे आपको फायदा मिले और आप उस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग आज का वीडियो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मंदित मना बालक होते हैं उनकी शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। यानी कि जो आपके मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट या चिल्ड्रेन होते हैं उनको कौन सा सुटेबल अप्रोच होगा जिसके माध्यम से उनको हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं। ऑप्शन आपका है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस, व्यक्तिगत अनुदेशन हो गया, एक्सेलरेशन अप्रोच त्वरण उपागम, इनरिचमेंट अप्रोच संवर्धन उपागम और हाई लेवल करिकुलम या उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा दोस्तों, अगर आप जब इन सवालों को देखा कीजिएगा तो इन वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज करके आप उसका करेक्ट आंसर कमेंट में कर सकते हैं। बाद में इसके एक्सप्लेनेशन से आप इसके करेक्ट आंसर को मैच कीजिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पीवाई को भी यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ जाएं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन यानी कि व्यक्तिगत अनुदेशन। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा बालक होता है, ठीक है, जो बालक होता है उसका सीखने की क्षमता बहुत ही स्लो होती है सामान्य बालकों की अपेक्षा। उसके सीखने की क्षमता कर सकते हैं, सीखने की गति हो गई सामान्य बच्चों से काफ़ी स्लो होती है। तो इस प्रकार ऐसे बालकों को हम लोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं, शक्तियों और कमजोरियों को ध्यान में रखकर हम अलग से शिक्षण प्रदान करते हैं ताकि हम उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करके उनको हम लोग सिखा सके। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन या व्यक्तिगत अनुदेशन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिया गया है, जैसे में ऑप्शन नंबर बी है एक्सेलरेशन अप्रोच या त्वरण उपागम, यह जो होता है जो प्रतिभावान बालक होते हैं यानी जो गिफ्टेड बालक होते हैं उनको हम लोग इस तरीके के अप्रोच के साथ सिखाते हैं ताकि उनको हम लोग अच्छे तरीके से उनको हम लोग क्या हो अगले क्लास में प्रमोट कर सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के बारे में समझते हैं कि एक्सेलरेशन अप्रोच क्या होता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो उपयोग होता है आमतौर पर जो प्रतिभावान बालक होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, उनके लिए इस तरीके का अप्रोच किया जाता है जहां उन्हें कम समय में अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा सके, ठीक है, ताकि वे अपने तीव्र बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ सके और मंद बुद्धि बालकों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसमें आपका अगला ऑप्शन है इनरिचमेंट अप्रोच संवर्धन उपागम का क्या मतलब है? तो इसमें जो हम बालक होते हैं उनको नियमित पाठ्यक्रम के अलावा उन्हें और अधिक गहरा, चुनौतीपूर्ण और विस्तृत ज्ञान दिया जाता है ताकि वो मंद जो कि क्या होता है कि वो आसानी से अपने गति के हिसाब से सीख सके। यह क्या होता है मंदबुद्धि बालकों के स्तर से बहुत ऊपर होता है, इसलिए इसका उपयोग हम उनके लिए नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी है जो हाई लेवल करिकुलम है, यानी कि जो हमारे तीव्र गति के सीखने वाले जो बालक होते हैं या प्रतिभावान बालक होते हैं उनको उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या के माध्यम से सिखाया जाता है जो कि हमारे मंद बुद्धि बालकों से काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो इस वजह से ये सारे जो तीनों ऑप्शन हैं आपके प्रतिभावान बालक के लिए या सामान्य बालक के लिए सही होगा, लेकिन मंद बुद्धि बालक के लिए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, ऑप्शन आपका दिया है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ठीक, तो आपके यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा या सही नहीं होगा या फिर असत्य होगा। ठीक,
तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस ना होकर आपका क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी बातें दी गई है। तो याद रखिएगा, जो विकास क्या होता है, हमारे क्वालिटेटिव प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें जो शारीरिक बदलाव, अगर हम थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, जो विकास हमारा है, ठीक, विकास हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रक्रिया होती है। विकास एक क्वालिटेटिव प्रक्रिया होती है। इसमें जो होता है शारीरिक बदलावों के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षमताओं में सुधार शामिल है। यानी कि हम कह सकते हैं जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, कि दोनों को मिलाकर ही हम लोग विकास करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि किसी भी बालक का जो कह सकते हैं कि शारीरिक हो गया, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, और बौद्धिक क्षमताओं, ठीक है, और बौद्धिक क्षमताओं में सुधार शामिल होता है, जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता है। जैसे सोचने की क्षमता, व्यवहार में मैच्योरिटी हो गया। इसलिए विकास को केवल मात्रात्मक कहना गलत है, यह मुख्य रूप से गुणात्मक होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिश्रण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, अगर हम बताएं फिर से यहाँ पर इसको हम समराइज कर दें, जो आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट होता है तो आपका क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का मिश्रण होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपका देखें वृद्धि और वृद्धि के बारे में क्या होता है, तो याद रखिएगा वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ होता है वो हमेशा आपका क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि इसमें जो भी शारीरिक बदलाव, जैसे लंबाई हो गया, ठीक है, वजन हो गया, ठीक है, उनका शेप यानी आकार का बढ़ना हो गया, ये सब का क्या होता है, इन सब को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा वृद्धि मात्रात्मक होता है, जबकि विकास क्या है, एक गुणात्मक बोल दे या फिर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों का मिश्रण होता है। ठीक, अगर यहाँ पर हम और ऑप्शन की तरफ देखें, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो कि एकदम सही बात है कि सीखना क्या होता है, एक जो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है उसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे व्यवहारवादियों हैं उनके अनुसार कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आने वाले अस्थायी बदलाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं या अधिगम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये भी बात एकदम करेक्ट है कि ग्रोथ क्या होता है, एक आपका जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की शरीर की कोशिकाओं का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये सब आपके ग्रोथ में होता है। तो आपका ये भी वाला भी करेक्ट हो जाएगा सी। और आपका जो सी वाला होगा, सी वाला जो ऑप्शन आएगा वो आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस लिखा है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव प्रोसेस होता, अगर लिखा होता सही होता, या फिर डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोसेस दोनों लिखा होता तब सही होता। ठीक, इसके बाद अगला हमारा एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये भी बात एकदम सही है, क्योंकि शिक्षा हमेशा किसी न किसी उद्देश्य या लक्ष्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, कौशल विकास, चरित्र निर्माण, ये सब क्या हमारे गोल ओरिएंटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, बात समझ में आई होगी आपको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, यानी कि चाइल्ड्स स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोटेंशियलिटी इन पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज वैल्यू, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता और रुचि, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना अभिक्षमता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिक्षमता क्या होता है, इसको अगर समझे तो अभिक्षमता यह किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र, ठीक है, किसी विशिष्ट क्षेत्र, जैसे कौन सा विशिष्ट क्षेत्र हो सकता है, जैसे कहें संगीत के फील्ड में हो गया, ठीक है, संगीत के फील्ड में, गणित के फील्ड में या कला के फील्ड में, ठीक है, ये सब क्या है उसका विशिष्ट क्षेत्र हो जाएगा। में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की प्राकृतिक
या अंतर्निहित क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र में कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की जो प्राकृतिक या अंतर्निहित क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। यदि बालक को सही तरीके से प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग मिले, तो वह उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बालक अगर सिंगिंग सीखना चाहता है, अगर उसको एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा तो इस फील्ड में क्या होगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, एक अच्छा तरीके से अपने आप को प्रदर्शन कर सकता है। तो प्रश्न में हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्पेसिफिक पोटेंशियल की बात किया जा रहा है, तो इस वजह से हमारा एप्टीट्यूड यहाँ पर सही हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम अन्य ऑप्शन की तरफ देखें, जैसे वैल्यू लिखा है, तो वैल्यू क्या होता है, यह व्यक्ति के सिद्धांत हो गया, नैतिक मान्यताओं और प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जैसे ईमानदारी, सम्मान। ठीक है, इसका संबंध किसी विशिष्ट कार्य की क्षमता से नहीं लिया जाता है, इस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, मोटिवेशन की बात करें तो यह क्या होता है, यह तो या तो इंटरनल हो सकता है, नहीं आंतरिक, या बाहरी हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा देती है, तो यह भी क्या होगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, एप्टीट्यूड। और डी क्यों नहीं होगा, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है किसी चीज को पसंद करने या उसकी तरफ आकर्षित होने से रिलेटेड होता है। तो आपका इंटरेस्ट की बात करें तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज में बालक की रुचि हो उसमें उसकी विशिष्ट क्षमता भी हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि हमको हो सकता है कि मैच देखना पसंद है, लेकिन ये नहीं है कि हमको मैच बहुत अच्छे तरीके से हम खेल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारा इंटरेस्ट एक अलग चीज हो गया है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है, यानी कि आइकनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर्स इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर आपका ब्रूनर और पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग करेक्ट आंसर में आएंगे। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रूनर के सिद्धांत को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रूनर का सिद्धांत है क्या। तो ब्रूनर ने क्या है कि ब्रूनर ने बच्चों के मानसिक चिंतन और सीखने की 3 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, यानी कि ब्रूनर ने क्या बताया, जो भी मानसिक चिंतन, ठीक है, मानसिक चिंतन और सीखने की, ठीक है, और जो सीखने की कह सकते हैं क्षमता है, उसको 3 स्टेजेस में बांटा है, 3 स्टेज में बांटा है। पहले स्टेज का नाम आपको याद रखना, इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, फिर सक्रियता अवस्था। इनएक्टिव स्टेज पहला आपका स्टेज हो गया, इनएक्टिव स्टेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सक्रियता अवस्था। ठीक, सक्रियता अवस्था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बच्चा क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। यानी कि जो बच्चा होगा, जो बच्चे का शारीरिक गति होगा, ठीक है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, जैसे हाथ पैर हिलाना, छूना, इनके माध्यम से सीखता है, तो हम लोग इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक, दूसरा हमारा हो जाएगा आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें बच्चा क्या होगा, चित्र माध्यम से, छवियों के माध्यम से, यानी कि जो इमेजेस हो गए, ठीक है, इमेजेस के माध्यम से क्या होता है, और मानसिक दृश्यों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इमेजेस या मानसिक दृश्यों के माध्यम से सीखता है, और यह लगभग 1 से 7 वर्ष के आयु वाले बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, अगला हमारा है तीसरा सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा है, सिंबॉलिक स्टेज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संकेतात्मक अवस्था। सिंबॉलिक स्टेज या संकेतात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होगा भाषा, प्रतीकों और अमूर्त विचारों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से, भाषा हो गया, प्रतीक हो गया और अमूर्त विचार यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से सीखता है। तो आपका ये हाई लेवल का बोल सकते हैं या फिर अपर लेवल का स्टेज होता है, जिसमें अमूर्त विचारों के माध्यम से हो गया, भाषा के माध्यम से हो गया, प्रतीकों के माध्यम से बालक सीखता है। ठीक, तो ये है आपका जेरोम ब्रूनर के मानसिक चिंतन और सीखने के 3 स्टेजेस। फिर से मैं बताता हूँ, इनएक्टिव स्टेज या सक्रियता अवस्था, जिसमें क्या होगा, बालक अपने शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। दूसरा आइकॉनिक स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज के माध्यम से या मानसिक दृश्यों के माध्यम से सीखता है, 1 से 7 वर्ष के बालक इसमें आते हैं। और तीसरा है सिंबॉलिक स्टेज, जो कि अपर लेवल का स्टेज होता है, जिसमें बालक होता है भाषा के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से और अमूर्त विचारों के माध्यम से सीखता है। तो ये आपके ब्रूनर के 3 स्टेजेस हैं। अगर हम लोग पियाजे के सिद्धांत के बारे में बताएं तो आपको पता होगा पियाजे ने कितने स्टेज दिया था, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा पियाजे ने कितने स्टेज के बारे में बताया था। ठीक, तो इसको आपको मैं बताता हूँ, ये आपके 4 स्टेज के बारे में पियाजे ने बताया था। कौन कौन सी स्टेज है चारों, तो सबसे पहला आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेगात्मक गामक अवस्था। ठीक है, संवेगात्मक गामक अवस्था।
इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, तो आपको याद रखना है। चारों स्टेजेस के नाम आप याद रखना, कौन कौन से एज के बच्चे इसमें आएंगे। 0 से 2 साल के बच्चे जो होंगे सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। इसमें जो बालक होता है अपने जो कहते हैं ना सेंसेस होते हैं, यानी इंद्रियों के माध्यम से और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ठीक है। दूसरा स्टेज में अगर आपको बताऊं तो हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा स्टेज का नाम आप क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि 2 से 7 साल के बच्चे इसमें आते हैं, और इसमें जो बच्चा होता है भाषा, प्रतीकों, संकेतों और चित्रों के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाषा लिखा है, प्रतीक लिखा है, ठीक है। भाषा हो गया, प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से सीखता है, चित्रों के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर अगर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आइकॉनिक स्टेज देख लीजिएगा, इसमें भी बताया गया था कि जो बच्चा होता है कि इमेज के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे आपका कौन सा स्टेज दिया है, आपका संवेगात्मक गामक अवस्था के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। दोनों में समानताएं देखने को मिलती है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वो भाषा के माध्यम से, जैसे यहाँ पर प्रतीक भी लिखा है, प्रतीक यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो आइकनिक स्टेज में अगर आप देखेंगे तो आइकनिक स्टेज में जो बालक का एज देखेंगे और इसका एज देखेंगे सेम है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है किसके माध्यम से सीखता है, भाषा के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करता है। तो इस वजह से आपका आइकनिक स्टेज वाला यहाँ पर किससे सिमिलरिटी को शो करेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज से सिमिलरिटी को शो करेगा। ये एक अच्छा सवाल है, जिसमें आपके 2 अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के स्टेजेस को कंपेयर करके यहाँ पर आंसर करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। बाकी अगर दोनों स्टेजेस का नाम मैं आपको बताऊं तो आपको तीसरा स्टेज आपको पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका पियाजे का तीसरा स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो तार्किक सोच या फिर बोलते ठोस वस्तुओं के साथ, ठीक है, वो चीज़ों को सीखता है। चौथा आपका है फॉर्मल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसमें जो बच्चा तो अमूर्त चिंतन करता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बात को आपको याद रखना है, और जो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ऑप्शन आपका है फ्रायड, आल्पोर्ट, कैटल और आइजेंक, ठीक है। यहाँ पर आपके जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड, या फ्रायड लिखा है, जिनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इनको भी हम लोग थोड़ा पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि सिगमंड फ्रायड, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहले इनके सिद्धांत का नाम आपको याद रखना है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिद्धांत का नाम आपसे पूछ सकता है कि यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसको किसने दिया था, आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है। इन्होंने 3 स्टेजेस की बात किया था, जिसमें आपका, अच्छा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके 3 स्टेजेस का नाम। एक आपका था इदम, जिसको हम लोग बोलते हैं इड। दूसरा आपका था ईगो, जिसको हम लोग बोलते हैं अहम। और तीसरा आपका था सुपर ईगो, जिसको हम लोग बोलते हैं परम अहम, ठीक है, परम अहम। तो ये क्या है, 3 स्टेजेस बताए गए, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना, सिगमंड फ्रायड जो थे आपके ट्रेट थ्योरी से रिलेटेड नहीं थे, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से इनका कोई रिलेशन नहीं था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और बातें और ऑप्शनों के बारे में मैं बताऊं तो जो आल्पोर्ट हैं, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत का जनक माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना, जो आल्पोर्ट हैं इन्हें गुण सिद्धांत का, ठीक है, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत का जनक माना जाता है, ठीक है। जो कि आपका ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के जनक अगर कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा आल्पोर्ट को क्या होता है, किसका जनक माना जाता है। इन्होंने गुणों को 3 भागों में बांटा था, जैसे कार्डिनल हो गया, ठीक है। इन्होंने गुणों को 3 भागों में बांटा था। एक आपका कार्डिनल है, ठीक, कार्डिनल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल को हम लोग कार्डिनल ही बोल देंगे, ठीक है। दूसरा आपका सेंट्रल है, सेंट्रल को हम लोग केंद्रीय बोल सकते हैं। तीसरा आपका सेकेंडरी है, जिसको हम लोग गौड़ बोल सकते हैं। तो ये क्या है, आपके 3 स्टेजेस दिया गया था, जो कि गुण सिद्धांत का था, ठीक। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो कैटल ने क्या दिया था, तो याद रखिएगा, इन्होंने व्यक्तित्व के 16 PF शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि पर्सनालिटी फैक्टर का सिद्धांत दिया था।
ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो सतही गुण यानी सरफेस स्टेट तथा मूल गुण या सोर्स स्टेट की पहचान की थी किसने, कैटल ने किया था। ठीक है, कौन कौन सा, एक है सतही गुण, ठीक है, सतही गुण हो गया, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, मूल गुण। ठीक है, मूल गुण। ठीक है, इसको क्या किया था इन्होंने, इसकी पहचान की थी, तो आपको ये बात भी याद रखना है। ठीक है, तीसरा आपका लास्ट ऑप्शन आपका है आइजेंक की बात करें तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रमुख आयाम बताए थे। ठीक है, आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रमुख आयाम बताए थे, 3 प्रमुख आयाम बताए थे। किससे रिलेटेड था, आपका व्यक्तित्व से था। कौन कौन से थे, जैसे आपका एक अंतर्मुखता बहिर्मुखता हो गया। ठीक है, पहला आपका आयाम था इंट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन हो गया, इंट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन हो गया। ठीक, दूसरा है न्यूरोटिसिज्म या न्यूरोटिसिज्म ही बोल सकते हैं, न्यूरोटिसिज्म, और तीसरा है साइकोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म। ठीक है, इनके आपको नेम याद रखना है, कभी हम इनको डिटेल में आपको अगले वीडियो में कभी बताएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ बताएंगे आपका वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो कम से कम आपको इसको बेसिक चीज़ें याद रखना है, कौन कौन से स्टेजेस किसने दिया है, कौन से सिद्धांत किसने दिया है और क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये सब जो मैंने बताया एक्सप्लेनेशन आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, कोलैबोरेशन। अच्छा, इसको हम लोग पहले डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले एक नाम मैं आपको बताता हूँ, पॉल टॉरेंस। नाम याद रखिएगा, पॉल टॉरेंस। ठीक है, पॉल टॉरेंस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का पिता कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, सृजनात्मकता का पिता। ठीक है, सृजनात्मकता का पिता किसे कहा जाता है, तो नाम याद रखिएगा, पॉल टॉरेंस का। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो सृजनात्मक चिंतन होता है इसको मुख्य रूप से कितने तत्वों में बांटा गया है। सृजनात्मक चिंतन को मुख्य रूप से 4 तत्वों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा तत्व है, तो याद रखिएगा फ्लुएंसी। फ्लुएंसी आपका सबसे पहला तत्व है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या मतलब है, यानी इसका अर्थ है कि किसी समस्या पर बहुत सारे विचारों या समाधानों, ठीक है, विचारों या समाधानों को तेजी से उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि किसी भी विचारों या समाधानों को तेजी से उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया सोचना आपका फ्लुएंसी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बताऊं तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता या लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी को विविधता या लचीलापन बोलते हैं। इसका क्या अर्थ है, अलग अलग दृष्टिकोण या श्रेणियों से सोचने की क्षमता। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से जो आप सोचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। यानी जब एक तरीका काम न करे तो दूसरे तरीके से सोचना हो गया। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से सोचना। ठीक है, ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, ओरिजिनलिटी। तीसरा आपका आ जाएगा ओरिजिनलिटी। देखो, ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है कि जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई है आप उसको अलग तरीके से डेवलप करेंगे, यानी किसी से कॉपी नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं करना है किसी कॉन्सेप्ट को, किसी की चीज़ को। आपका एक खुद यूनिक होना आपका क्या कहलाता है, ओरिजिनलिटी कहलाता है, जो कि सिर्फ आपका हो, किसी और का ना हो। ठीक, और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा आपका हो जाएगा इलैबोरेशन। इलैबोरेशन, ठीक है, चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, इलैबोरेशन यानी विस्तारण जिसको बोलते हैं, विस्तारण। ठीक, तो यहाँ पर विस्तारण का क्या मतलब है कि किसी बुनियादी विचार को गहराई से समझना, उसके बारीकियों को जोड़ना, उसका विस्तार करना आपका क्या कहलाता है, इलैबोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों स्टेजेस का नाम हो गया फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन। यानी कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F, ठीक, 2FOE। ठीक है, 2FOE यानी कि 2 बार F आया, यानी कि फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, फिर O आएगा और E आएगा। ठीक है, इस बात क्या देंगे, फ्लुएंसी पहले रहेगा फिर फ्लेक्सिबिलिटी बाद में रहेगा। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, कोलैबोरेशन दिया है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन दिया है। फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी आया है यहाँ पर। फ्लुएंसी, फिजिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन। तो इस वजह से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट सीक्वेंस में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको शायद मेरी बात समझ में आया होगा, इस सारी बातों को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। यानी कोई बालक है, ठीक है, कोई बॉय है, वो अपने मदर की अपने पिता की अपेक्षा अपने मदर की तरफ ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टेड होता है, ज़्यादा वो अफेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये इसको सिगमंड फ्रायड ने किस नाम मतलब क्या नाम दिया है? ठीक है, इसको हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, यानी याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड के अनुसार बचपन में जो विकास के विभिन्न चरणों के दौरान बच्चे अलग अलग तरह की मानसिक और भावनात्मक स्थितियों से गुजरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 2 टर्म बताऊंगा। 2 टर्म को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर दिया है। एक को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक हमारा टर्म है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरा टर्म हो या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इसको समझते हैं, पहले इन दोनों को समझते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा कि फ्रायड ने जो लैंगिक अवस्था होती है, यानी जो फैलिक स्टेज मैंने बताया था, इसको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लैंगिक अवस्था। ठीक है, लैंगिक अवस्था या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज, ठीक है, जो कि कितने साल के बच्चे आते हैं, 3 से 6 साल के जो बच्चे आते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इस स्टेज के दौरान जो बॉयज़ होते हैं वो अपने माँ के प्रति, जो अपने मदर के प्रति होती हैं, क्या होते हैं, गहरा अट्रैक्शन या लगाव इनमें होता है। बॉयज़ जो होते हैं अपने माँ के प्रति ज़्यादा लगाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो पिता होते हैं उनको एज अ प्रतिद्वंदी समझते हैं। जो पिता होंगे उनको एज अ प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर समझते हैं अपने पिता को, और माता के प्रति का ज़्यादा अफेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो नाम ये कहाँ से आया है, इसके पीछे जो ग्रीक है ना, ग्रीक की एक पौराणिक कथा। ठीक है, ग्रीक की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा थे जिनका नाम था ओडिपस। ठीक है, एक राजा थे जिनका नाम क्या था, ओडिपस था। ठीक है, जिसने क्या किया, अनजाने में अपने पिता की हत्या कर दी थी, अपने फादर को मार दिया था और अपनी मदर से शादी कर लिया था। ठीक है, जहाँ से ये नाम आया ऑडिपस का। ठीक है, तो इस वजह से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है हम लोग याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब बॉय जो होंगे अपने मदर के प्रति ज़्यादा लव एंड अफेक्शन को शो करेंगे और पिता को ज़्यादा प्रतिद्वंदात्मक रूप से देखते हैं, तो आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। और इसी का एकदम अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में। इसमें जो होगा, इसमें जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं दे आर अट्रैक्टेड टू देयर फादर। जो गर्ल्स होती हैं अपने फादर की तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं कंपैरिजन टू मदर। ये क्या होते हैं, अपने मदर को एज अ कंपटीटर देखती हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, शायद आपके दोनों बातें समझ में आया होगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉयज़ जो होते हैं मदर की तरफ ज़्यादा अफेक्टेड या फिर कर सकते हैं उनमें लव शो होता है कंपैरिजन टू द पिता यानी कि फादर। ठीक है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होते हैं गर्ल्स जो होते हैं अपने मदर को एज अ कंपटीटर ट्रीट करती हैं, फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। ठीक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, एक 4-5 वर्ष का बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बॉय है अपने मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है अपने पिता के कंपैरिजन में। इस वजह से हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको बातें समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कुछ और बातें यहाँ पर नार्सिज्म दिया है। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है स्वयं से अत्यधिक प्रेम करना या अपने ही छवि या रूप में मोहित होना, यानी कि सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव आपका किस में आ जाता है, नार्सिज्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका सुपर ईगो है यह क्या, यह फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो हमारे अंदर नैतिकता, आदर्शों और समाजों के नियम को संभालता है, तो उसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी के बारे में हम लोग डिस्कस किए ही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपका है लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या बहु प्रतिक्रिया का नियम,
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, सादृश्यता का नियम ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, इसको समझने से पहले हम लोग क्या सीखते हैं, थॉर्नडाइक के नियम के बारे में सीखते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम को लेकर मुख्य रूप से 2 प्रकार के नियम दिए हैं। ठीक है, एक होता हमारा मुख्य नियम है, ठीक है, एक को बोलते हैं मुख्य या फिर प्राइमरी लॉ बोलते हैं, मुख्य नियम है, और दूसरा हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा गौड़ या सेकेंडरी नियम। ठीक है, गौड़ नियम हो गया और दूसरा वाला, ठीक है, गौड़ नियम। और जो आपका मुख्य नियम होता है इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो याद रखिएगा जो मुख्य नियम होते हैं उसमें 3 होते हैं, जो गौड़ नियम होते हैं उसमें 5 होते हैं। ठीक है, जो मुख्य नियम होते हैं उसमें 3 होते हैं, जो गौड़ नियम होते हैं उसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर गौड़ नियम की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम गौड़ नियम की बात करते हैं तो कौन कौन सा नियम है, तो इन्होंने 5 जो दिया तो उसके बारे में डिस्कस करें। तो 5 में से पहला आपका कौन सा था, याद रखें बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका है मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति का नियम। ठीक, तीसरा कौन सा हो जाएगा, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा आपका सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। और पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, स्थानांतरण का नियम। ठीक है, ये हो गया आपके 5 स्टेजेस के नाम। शॉर्ट में इसको फटाफट समझ लेते हैं है क्या। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, किसी नई परिस्थिति में जब व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रियाएं करता है तो करता है जब तक उसे सही सफलता नहीं मिल जाती है तो उसे हम बहु प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करके जब तक उसको सफलता नहीं मिलती वो रिस्पॉन्स करता रहता है उसी को हम लोग बहु प्रतिक्रिया का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका है अभिवृत्ति का नियम। तो अभिवृत्ति के नियम में क्या होता है, यानी कि सीखने वाले की मानसिक स्थिति जैसी होगी वह उसी अनुपात में सीखता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से अपना एक एक्शन करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, वो उसी तरीके से सीखता है। उसके जो मेंटल स्टेज जिस तरीके की होगी उसी तरीके से सीखेगा, उसी अनुपात में सीखेगा। ठीक है, तीसरा हमारा आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, किसी कार्य को छोटे छोटे पीसेस या भाग में बांटकर करने से वह आसानी से समझ में आता है। जैसे कोई हमको बड़ा सा काम करना है तो हम उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके, अगर जैसे हमको पढ़ना ही है, किसी सिलेबस को पूरा कवर करना है तो छोटे छोटे स्टेजेस में यानी छोटे छोटे पार्ट में अगर हम ब्रेक करके सीखेंगे तो उसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम क्या होता है, यानी पहले सीखी गई अनुक्रिया को किसी नई परिस्थिति के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना। यानी जैसे मान लीजिए हम कोई कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना हमारा किस में आ जाएगा, आत्मीकरण के नियम में आ जाएगा। ठीक है, और पांचवा आपका कौन सा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सीखी गई अनुक्रिया को किसी नई परिस्थिति के साथ जोड़कर सीखना। जो चीज़ हम पहले सीख चुके हैं उसी में हम कोई चीज़ नई परिस्थिति के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना ही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहलाता है। ठीक, तो ये आपके पांचों जो है गौड़ नियम है, जिसको किसने दिया था, तो आपको नाम भी याद रखना है, थॉर्नडाइक का। ठीक है, इनका पूरा नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिन्होंने क्या था, ये आपके 2 मुख्य नियम दिए थे। आपका था 2 नियम दिए थे सीखने के, एक मुख्य नियम था, दूसरा गौड़ नियम था। ठीक है, तो गौड़ नियम के 5 नाम याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। तो लॉ ऑफ एनालॉजी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस ये भी है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी आंशिक क्रिया का नियम हमने पढ़ा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में नहीं आता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना। तो ये किस में आता है, तो याद रखिएगा जब आप जैसे भौतिक विज्ञान या फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आइजैक न्यूटन का नाम सुनेंगे। ठीक है, न्यूटन, जो न्यूटन ने क्या किया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड आ जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको मेरी बात। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ ड्राइविंग स्कूटर ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायता होना,
ये किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण से आपका टॉपिक आया है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शायद। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर हम लोग आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको पता होगा साइकोलॉजी में अधिगम अंतरण एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। अधिगम अंतरण, ठीक है, अंतरण बोल सकते हैं या फिर स्थानांतरण। तो अधिगम अंतरण हम लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग ये होता क्या है, जब किसी एक परिस्थिति में सीखा गया कोई चीज़ हो, ठीक है, कोई ज्ञान हो, कौशल या अनुभव हो, उसको दूसरी नई परिस्थिति में सीखने या कार्य करने को प्रभावित करता है, तो उसे अधिगम का अंतरण कहते हैं या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका शॉर्ट में मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया, यानी किसी भी सिचुएशन में कोई भी चीज़ सीखा गया ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी दूसरी नई परिस्थिति में सीखने या कार्य करने में प्रभावित करता है, तो उसे हम लोग अधिगम का अंतरण कहते हैं। ठीक, इसका अभी क्या होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं। 3 प्रकार इसका हो सकता है। पहला कौन सा है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि जब कोई पूर्व का अनुभव या ज्ञान नए कौशल को सीखने में मदद करता है, तो इसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज़ हम पहले कोई चीज़ सीखे हैं, ठीक है, उस पहले सीखी हुई चीज़ का हम लोग यूज करके कोई नया चीज़ सीखते हैं, तो हमारे ये पॉजिटिव में आएगा। जैसे मान लेते हैं स्कूटर चलाने का जो अनुभव होता है, उसी के अनुभव को हम लोग क्या करते हैं, सड़क के नियमों या संतुलन को समझ कर आसान बनाते हैं, तो ये हमारा धनात्मक अंतरण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्कूटर चलाने का जो अनुभव है, कार चलाने के दौरान गियर, क्लच, सड़क के नियम या संतुलन की समझ को आसान बनाता है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा अंतरण बोलेंगे, धनात्मक अंतरण बोलेंगे। ठीक, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी जब पूर्व में सीखा गया कार्य नए कार्य को सीखने में बाधा या कठिनाई उत्पन्न करता है, यानी कि जो चीज़ हम पहले सीखे हैं, ठीक है, वो पहले सीखे हुई चीज़ का यूज जब हम लोग करना चाहे दूसरे चीज़ में, तो बल्कि ये कोई फ़ायदा ना करके नुकसान करता है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो हमारा नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इंडिया में जो गाड़ी चलाया जाता है, दाईं तरफ बैठ के चलाया जाता है। ठीक है, इंडिया में जो हम लोग क्या होता है, कार चलाते हैं, वो दाईं तरफ बैठ के चलाते हैं। लेकिन मान लेते हैं वही पर्टिकुलर पर्सन अगर आपका अमेरिका में चला जाए, तो उसका जो वहाँ पर ड्राइविंग की जाती है किधर की तरफ बैठकर, जहाँ पर बाईं तरफ, ठीक है, जहाँ पर बाईं ओर बैठकर आपका गाड़ी चलाया जाता है। ठीक है, बाईं ओर चलाया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पर ये सीखा होगा वहाँ पर उसका कोई भी यूज नहीं होगा, यहाँ पर उसको फिर से सीखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा शून्य अंतरण। ठीक है सर, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, शून्य अंतरण। शून्य अंतरण, अब इसमें क्या होता है, यानी जो भी चीज़ आपने सीखा है उससे आप कोई चीज़ नया सीखना चाहते हैं, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई हेल्प ये करता है, ना कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अंतरण करते हैं। जैसे मान लो कोई हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ा फिर मैथ पढ़ रहा है, यानी जो हिस्ट्री में जो भी चीज़ें सीखा है उसका डायरेक्ट कोई यूज मैथ में नहीं होता है, तो हमारा शून्य अंतरण में आएगा। ठीक है, तो आपने तीनों सीख लिया। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया और शून्य अंतरण हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप अपने ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखने समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का पार्ट होगा, तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अच्छा, कहीं कहीं पर इसका जो आंसर होगा वर्टिकल ट्रांसफर भी दिया है, तो यहाँ पर हम दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ा विवादित हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर में लगभग चीज़ें सेम होती है। मैं थोड़ा सा वर्टिकल ट्रांसफर के बारे में बताऊँ कि जब किसी निचली स्तर में सीखे गए ज्ञान का उपयोग किसी उच्च या कठिन स्तर को सीखने में होता है, तो उसे हम वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज़ हम लोग ईजी वाला चीज़ सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज जो करते हैं कोई हार्ड वाली चीज़ सीखने में करते हैं, तो आपका किस में आ जाता है, वर्टिकल ट्रांसफर में आ जाता है। इस वजह से इसका भी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है कहीं कहीं पर, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा इसका आयोग कौन सा आंसर माना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 कि डिसेबिलिटी रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन इज, यानी संप्रेषण संबंधी अक्षमता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका है डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया।
ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसके तरफ पहुंचने से पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ हम लोग पहले तो नाम से पता कर लेते हैं, जैसे डिस्कैलकुलिया। इसका मतलब होता है कि कैलकुलेशन से संबंधित जो समस्या होती है, जो भी बालक जो होता है उसको नंबर न समझ में आता हो, या फिर उसको जो प्लस माइनस ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है, तो उसको डिस्कैलकुलिया संबंधित आपका क्या है कि प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, पढ़ने से संबंधित, ठीक है, यानी कि रीडिंग। जब बच्चे को रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। जब बच्चे में राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है यानी कि डिसेबिलिटी आती है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और डिस्फेजिया मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन से संबंधित अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डिस्फेजिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार भी आते ही हैं, इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में, फेजिया मतलब कम्युनिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी है। ग्राफिया क्या याद है, राइटिंग से संबंधित यानी कि लिखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा लिख नहीं पाता है सही से, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। और डिसलेक्सिया का मतलब रीडिंग से संबंधित यानी बी को डी पढ़ता है, ठीक है, सा को वास पढ़ता है, ये सब क्या आपका डिसलेक्सिया संबंधित है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया यानी कि क्या है कि आपका कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन बी पार्टिसिपेटरी मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड और ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पर देखेंगे प्रजातांत्रिक नहीं है पूछा है, डेमोक्रेटिक नहीं है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, लेक्चर मेथड जो होगा वो आपका डेमोक्रेटिक में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपका टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। जो लेक्चर मेथड होता है आपका टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि यहाँ जो टीचर होगा वो आपका एक जगह पे खड़े होकर या फिर बोर्ड पर खड़े होकर आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। और जो यहाँ पर बच्चे होते हैं वो एक प्रकार से इनएक्टिव होते हैं, वो पूरे क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछ नहीं सकते हैं, या अगर पूछते हैं तो भी बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होता है, टीचर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर डोमिनेंट होने की वजह से डेमोक्रेटिक में नहीं आता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पर सबको एक प्रकार सहभागिता मिले, सब एक दूसरे से मिलजुल कर चीज़ों को सीखें या एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी भावनाओं को अपनी बातों को रखें, वो हमारा डेमोक्रेटिक में आता है। जैसा कि प्रोजेक्ट मेथड में होता है कि यहाँ पे सब क्या जितने भी स्टूडेंट होते हैं या टीचर होते हैं वे एक दूसरे से मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो वहाँ पर सबके आइडिया के सबकी बातों को वैल्यू दिया जाता है, तो आपका डेमोक्रेटिक में आएगा। पार्टिसिपेटरी मेथड भी डेमोक्रेटिक में आएगा, यानी किसी कार्य को करने में जितने क्लासमेट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो कोई वर्क दे दिया गया, कोई काम दे दिया गया, इसमें सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करके उस काम को करते हैं, तो आपका यहाँ पर डेमोक्रेटिक में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे बच्चों की सहभागिता को वैल्यू दी जा रही है। अगला आपका ग्रुप डिस्कशन, ये भी आपका क्या होता है, सारे बच्चे टीचर मिलकर एक दूसरे की बातों को वैल्यू देते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। तो आपका ये भी डेमोक्रेटिक में आएगा, ये भी डेमोक्रेटिक और ये भी, तो आपका सी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इस बात को आपको याद रखना है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है, ठीक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का मैं एक शॉर्ट और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, इन्होंने सीखने के उद्देश्य के लिए 3 डोमेन दिया है, ठीक है। यानी कि ब्लूम, फिर मैं आप बताता हूँ शॉर्ट में, याद रखिएगा, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ठीक है, इन्होंने सीखने के उद्देश्य को 3 डोमेन में डिवाइड किया है। 3 डोमेन कौन कौन से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला आपका डोमेन होगा जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। दूसरा आपका जो डोमेन होगा उसको आपको याद रखना है भावात्मक पक्ष, ठीक है। और जो आपका तीसरा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, भावात्मक पक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें यही पूछा है। बाकी के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष जो होता है इसके भी क्या होते हैं, 5 लेवल होते हैं। भावात्मक पक्ष के कितने लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला लेवल आपका कौन सा हो जाएगा, रिसीविंग। पहला जो आपका लेवल है उसको हम लोग रिसीविंग बोलते हैं, यानी कि ध्यान देना, यानी कि आग्रह करना, यानी कि उसको रिसीव करना, ग्रहण करना। दूसरा आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डिंग, याद रखिएगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा वैल्यूइंग, ठीक है, तीसरा आपका वैल्यूइंग हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा, कैरेक्टराइजेशन। पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, कैरेक्टराइजेशन।
इसके बारे में शॉर्ट में एक एक लाइन में आपको बता देता हूँ है क्या। रिसीविंग का मतलब होता है तो किसी विचार या उद्दीपक जो भी मिलता है उसको एक प्रकार से ग्रहण करना, उसको सुनना आपका रिसीविंग कहलाता है। ठीक है, सुनने के बाद उस पर रिस्पॉन्स करना आपका रिस्पॉन्डिंग कहलाता है। फिर उसके बाद जो आप बातों को सुनते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको वैल्यू देना आपको वैल्यूइंग कहलाता है। उसके बाद जो भी बातें आप ग्रहण करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कह सकते हैं एक प्रकार से जोड़ना एक दूसरे से, उसके बीच में संतुलन बनाना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फिर लास्ट में आपका है कि अपने मूल्यों को अपने जीवन और व्यवहार के अस्थायी हिस्सा बना लेना उन बातों को, उसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि आपका भावात्मक वाले लेवल में नहीं आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्डिंग है, रिसीविंग है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज आपका संज्ञानात्मक में आएगा, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इनके जो यहाँ पर एक पिरामिड का आपके ग्राफ होता है इसको हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस बात को अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं होगा। ऑप्शन आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल, एक सेकेंड, रिफ्लेक्टिव लेवल, मोटिवेशन लेवल, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी पहले इसको समझा देता हूँ फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको जो होता है हम लोग तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग या इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग तीन स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला आपका कौन सा है, मेमोरी है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा आपका कौन सा होगा, याद रखिएगा आपका रिफ्लेक्टिंग, तीसरा आपका कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक, तो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ, आप याद रखिएगा, सुनते जाइएगा, आपके काम आएगा। तो मेमोरी लेवल का प्रतिपादन किसने किया था, आपको नाम याद रखना, हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने क्या था, मेमोरी लेवल का प्रतिपादन किया था। और याद रखिएगा यह सबसे शुरुआती और निचला स्तर होता है। इसमें जो बालक होता है सबसे पहले सूत्रों को रटता है, उसको याद कर लेता है, तो उसको मेमोरी लेवल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोच विचार या समझ की बहुत कम गुंजाइश होती है क्योंकि बच्चा रटने पर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक, दूसरा हमारा था अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि जो भी चीज़ें वो सीखता है उसको वो क्या करता है, एक प्रकार समझने का प्रयास करता है। इसको किसने दिया था, याद रखें, मॉरिसन। ठीक है, इसको मॉरिसन ने दिया था, याद रखना है। और इसमें जो भी बच्चा होता है वो स्मृति से ऊपर उठकर जो भी बातें सीखता है उसको समझने का प्रयास करता है, उनके सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएगा। तीसरा आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल, जिसको किसने दिया था, हंट ने दिया था, याद रखिएगा, हंट ने दिया था। ठीक है, हंट ने बताया कि जब हम लोग कोई भी सीखी हुई बात को उस पर हम लोग सोचते हैं, उसके समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, उसका समाधान खोजते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेमोरी लेवल तो है, मोटिवेशन लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में, और लास्ट आपका अंडरस्टैंडिंग में इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, मोटिवेशनल लेवल। अभिप्रेरणा स्तर इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड, यानी कि लर्निंग का जो एसोसिएशन है स्टिमुलस और किसके साथ है, तो आपका है पास्ट एक्सपीरियंस, बिहेवियर, रिस्पॉन्स और एनिमल। तो आपको याद रखना है लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे रिलेटेड, अच्छा इसको किसने दिया था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, तो आपको नाम याद रखना थार्नडाइक का। ठीक है, आपको नाम क्या याद रखना है, थार्नडाइक का नाम आपको याद रखना है। थार्नडाइक ने क्या है आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था। ठीक है, आपको इतनी बातें, ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। एसआर थ्योरी किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत समझाया था। इससे रिलेटेड मैंने एक आपका वीडियो अपने चैनल पर डाला है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो थार्नडाइक के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उनका मुख्य नियम कौन सा है, गौड़ नियम कौन सा है, एसआर थ्योरी क्या है, उसके क्या स्टेजेस है, क्या एम है, सब कुछ मैंने वहां पर बताया है। तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी। ठीक है, प्रोग्रेसिव थ्योरी का यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं फिर हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी सिद्धांत जो होता है इसको किसने, इस विचारधारा को किसने समर्थन दिया था, याद नाम आपको याद होगा, जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी ने इस विचारधारा को क्या किया था, समर्थन दिया था। ठीक है, और जॉन डीवी का मानना था कि जो बालक होते हैं सबसे अच्छे तरीके से कौन सी क्रिया के द्वारा सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से, यानी करके सीखने
से ज़्यादा सीखते हैं और जो रट के सीखते हैं उससे कम सीखते हैं। ठीक है, यानी कि रटने के बजाय उन्हें व्यवहारिक ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें प्रगतिवादी सिद्धांत भी यही आपका आएगा। ठीक है, और जो आपका समस्या समाधान इसमें जो आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रगतिवादी सिद्धांत से आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि यह छात्र जो होते हैं वो छात्र केंद्रित होता है। और इसमें जो छात्र होते हैं एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव होते हैं, जो भी चीज़ें सीखते हैं वो एक साथ मिलकर खोजबीन करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीखते हैं, उसके समस्या का हल को ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका प्रोग्रेसिव सिद्धांत का पार्ट है या इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो बाकी के आपके ऑप्शन जैसे इंडक्टिव मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं और यह एक शिक्षण विधि है, लेकिन यह सीधे तौर पर प्रगतिवादी का मुख्य पहचान नहीं है। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, याद रखिएगा इंडक्टिव में। ठीक है, इंडक्टिव में एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चनिंग में क्या होगा, या किसने दिया था, आपको नाम याद रखना, सुकरात का। सुकरात ने बताया कि जब कोई बालक या कोई व्यक्ति अपने क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन के माध्यम से अपने ज्ञान को बाहर निकालता है और उससे सीखता है। तो क्वेश्चनिंग हो गया। ठीक है, और डिडक्टिव क्या होता है, इसमें पहले नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, यानी रूल टू एग्जाम्पल। सॉरी आपको यहाँ पे याद रखना, पहले आपका नियम होगा या सिद्धांत होगा, फिर उदाहरण, यानी कि हाँ सही, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपके लगभग मैंने 15 सवालों को डिस्कस किया है। ठीक है, ये 15 सवाल आपका यूपी टेट का, ये जो 15 सवाल थे आपका यूपी टेट का, जो आपका 2019 वाला पेपर 2020 जनवरी में हुआ था, उसके सीडीपी के हमने सभी 30 सवालों को डिस्कस कर दिया। इससे पहले वाला जो आपका पार्ट 9, तो वहाँ हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए। ठीक है, जिससे आपका पूरा 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि आपका यूपी टेट पे पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने अभी तक 2021 वाला पेपर का सीडीपी और साथ ही साथ 2019 वाले पेपर का सीडीपी पूरी तरीके से यहाँ पर कवर किया है। अब हम लोग इससे पहले के जितने पेपर हुए उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप यहाँ पर सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सीडीपी में हो जाएगा। आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल प्रतिभा सेतु को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसको आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।